दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुनेश में। हम बात कर रहे थे यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर फर्स्ट क्विक रिवीजन की, जिसमें कि आज हमारी क्लास 4 है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम करते हैं शुरू। अभी तक हमने जो बात की थी वो बात की थी क्वेश्चन नंबर 79 तक की। आज हम उससे आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान विभिन्न लोगों के लिए एक ही चर का उपयोग करके निष्कर्षों की जाँच करता है? अन्वेषण है, परिकल्पना है, पुनरावृत्ति है या अनुभववाद है? तो ये होता है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति एक ऐसा चर है जिसको हम विभिन्न लोगों पर उपयोग करके बार बार निष्कर्ष निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित में कौन सा प्रमाणिक दृष्टिकोण विधि है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न भी कई बार आ चुका है, और यहाँ तक कि ये प्रश्न केवल आपके नेट के लिए नहीं है। अगर टेट सीटेट की तैयारी भी कर रहे हैं या करेंगे तो उसमें भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होता है जहाँ इसके आने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा प्रमाणिक दृष्टिकोण विधि है? पहली है निगमनात्मक, दूसरी है आगमनात्मक, तीसरी है परिकल्पना विधि और चौथी है प्रतिरूप विधि। इसका उत्तर है निगमनात्मक विधि। देखिए, हम बात कर रहे हैं निगमन, ठीक है। इसका जो बेसिक फंडा है, इसमें पहले नियम होता है और फिर होता है उदाहरण, ठीक है। पहले नियम बताया जाएगा और फिर होगा उदाहरण, या इसको आप कह सकते हो ये विधि चलती है सामान्य से विशिष्ट की ओर, या आप कह सकते हो इसमें पहले कुछ नियम बताकर सीधे सीधे उसके उदाहरण के द्वारा इसको किया जाता है। तो ये विधि बहुत अच्छी विधि मानी जाती है, और हालांकि गणित में विज्ञान में इसका यूज़ बहुत है। आगमन विधि इसका ठीक उल्टा है। निगमन में पहले नियम है तो आगमन में पहले उदाहरण है और फिर नियम है। देखिए, परिकल्पना होती है हाइपोथेसिस विधि, तो वो कुछ ऐसा नहीं है, वो तो खाली किसी भी चीज़ को करने के लिए परिकल्पना का एक यूज़ किया जाता है। और प्रतिरूप होता है मॉडल, ठीक है। मॉडल है या मिनिएचर उसको आप बोल सकते हैं प्रतिरूप में। तो ये नहीं है, इसका उत्तर होगा निगमनात्मक विधि। क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्नलिखित में कौन सी विधि अनुसंधान में उत्पादक दृष्टिकोण की वैज्ञानिक विधि है? निगमनात्मक विधि, आगमनात्मक विधि, परिकल्पना विधि और प्रतिरूप विधि। इसमें यह है आगमनात्मक विधि। पहले उदाहरण होता है इसमें और फिर होता है नियम। क्वेश्चन नंबर 83 है, चित्रांकन निष्कर्ष की कौन सी विधि जनसंख्या के प्रत्येक उदाहरण के अवलोकन पर आधारित होती है? हम बात कर रहे हैं चित्रांकन की, यानी कि ड्राइंग कॉन्क्लूजन्स की, है ना। तो इसमें होता है, पहली है वैज्ञानिक विधि, दूसरी है निगमनात्मक विधि, तीसरी है आगमनात्मक विधि और चौथी है द्वंद्वात्मक विधि। इसमें इसका उत्तर है निगमनात्मक विधि। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में कौन सी अच्छे सिद्धांत का स्पष्टीकरण की विशेषता नहीं है? पहला है मितव्ययी, दूसरा है इसका ऑप्शन बी वो है परीक्षण योग्य, तीसरा है यह विभिन्न स्थिति में लागू करने के लिए पर्याप्त है, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 85 है, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक विधि इन चरणों का अनुसरण करती है? पहली है अवलोकन प्रदत्त, दूसरी है प्रतिरूप और तीसरा सिद्धांत। तो अब इसकी हम जो बात कर रहे हैं इन चरणों की, तो ये है आगमनात्मक, निगमनात्मक, ऊपर से नीचे या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये होता है आगमनात्मक। क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्नलिखित में से कौन सी पुष्टि दृष्टिकोण की वैज्ञानिक विधि है? ऑप्शन ए निगमनात्मक विधि, ऑप्शन बी आगमनात्मक विधि, ऑप्शन सी परिकल्पना विधि, ऑप्शन डी प्रतिरूप विधि। तो ये है निगमनात्मक विधि। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से किसको सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान के परिप्रेक्ष्य में संबद्ध किया जा सकता है? ऑप्शन ए कारण अनुसंधान, ऑप्शन बी अनुभवजन्य अनुसंधान, ऑप्शन सी सह संबंधात्मक अनुसंधान, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका है अनुभवजन्य अनुसंधान, ठीक है। देखिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है अनुभव, यानी कि ऐसा काम जिसको आप अपने खुद के अनुभव से सीख कर सकें। मतलब अनुसंधान की बात कर रहा हूँ तो एक ऐसा अनुसंधान जो आपके स्वयं के अनुभव पर आधारित हो।
ये होता है अनुभव। क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक विधि परीक्षण परिकल्पना पर केंद्रित सिद्धांतों से विकसित होती है? ऑप्शन ए निगमनात्मक विधि, ऑप्शन बी आगमनात्मक विधि, ऑप्शन सी परिकल्पना विधि, ऑप्शन डी प्रतिरूप विधि। तो इसका उत्तर है निगमनात्मक विधि। क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक पद्धति नई परिकल्पना और सिद्धांत को उत्पन्न करने पर केंद्रित होती है? ऑप्शन ए है निगमनात्मक विधि, ऑप्शन बी है आगमनात्मक विधि, ऑप्शन सी है दोनों ए और बी, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये होती है आगमनात्मक विधि। क्वेश्चन नंबर 90, शोधकर्ताओं के लिए कारण संबंध में कौन सी अनुसंधान विधि सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन ए है प्रयोगात्मक विधि, ऑप्शन बी व्यक्तिगत अध्ययन, ऑप्शन सी सह संबंधात्मक अध्ययन, ऑप्शन डी प्राकृतिक अवलोकन। तो इसका उत्तर होता है क्वेश्चन नंबर 90 का, यह है प्रयोगात्मक विधि। क्वेश्चन नंबर 91, एक क्षेत्र प्रयोग को किस संदर्भ में लिया जाता है? ऑप्शन ए वास्तविक संसार, ऑप्शन बी प्रयोगशाला, ऑप्शन सी वास्तविक संसार और प्रयोगशाला दोनों, ऑप्शन डी प्राकृतिक पर्यावरण। तो ये है वास्तविक संसार। क्वेश्चन नंबर 92, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये वाला भी। वैज्ञानिक विधि की विशेषताओं को अनिवार्य रूप से किस में शामिल किया जाता है? ऑप्शन ए केवल प्रयोगशाला के प्रयोग में, ऑप्शन बी नियंत्रित अवलोकन में, ऑप्शन सी विश्लेषण तैयार करने में, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर है नियंत्रित अवलोकन में। क्वेश्चन नंबर 93 है, एक सहसंबंधी अध्ययन क्या निर्धारित करता है? ऑप्शन ए स्वतंत्र और आश्रित चरों के बीच संबंध। जो चर होते हैं इनको बोलते हैं वेरिएबल्स, ठीक है, चर होते हैं वेरिएबल्स। ऑप्शन बी है प्रतिभागी पर पर्यवेक्षक का प्रभाव, ऑप्शन सी है कारण और प्रभाव का संबंध, ऑप्शन डी है दो घटनाओं के बीच संबंध। तो इसका उत्तर है दो घटनाओं के बीच संबंध। क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्नलिखित में से किसको गुणात्मक अनुसंधान का विशेष गुण माना गया है? ऑप्शन ए निगमनात्मक होना, ऑप्शन बी आगमनात्मक होना, ऑप्शन सी है प्रेरक होना, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ है इसका उत्तर आगमनात्मक होना। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में कौन सी अनुसंधान विधि सिद्धांत सृजन से संबंधित है? इसका ऑप्शन नंबर ए है आगमनात्मक अनुसंधान, ऑप्शन बी है निगमनात्मक अनुसंधान, ऑप्शन सी दोनों प्रेरक और निगमनात्मक, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका है ऑप्शन ए आगमनात्मक अनुसंधान। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान सिद्धांत के परीक्षण से संबंधित है? ऑप्शन ए आगमनात्मक अनुसंधान, ऑप्शन बी निगमनात्मक अनुसंधान, ऑप्शन सी दोनों प्रेरक और निगमनात्मक, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है निगमनात्मक अनुसंधान। क्वेश्चन नंबर 97, एक सरकारी संस्था ग्राम पंचायत में बच्चों के अभियान के प्रभाव को देखने के लिए अध्ययन का आयोजन करती है। यह एक उदाहरण है। ऑप्शन ए वर्णनात्मक अध्ययन का, ऑप्शन बी क्षेत्र प्रयोग का, ऑप्शन सी घटनोत्तर अनुसंधान का, ऑप्शन डी ऐतिहासिक अनुसंधान का। दोस्तों इसका उत्तर है क्षेत्र प्रयोग, है ना, फील्ड एक्सपेरिमेंट का, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक गैर सरकारी संस्था ग्राम पंचायत में बच्चों के अभियान के प्रभाव को देखने के लिए। तो बच्चों का जो अभियान है उसका प्रभाव आप फील्ड में जाकर नहीं देख पाओगे, ऐसा कहाँ देखोगे आप? तो इसका यही है क्षेत्र प्रयोग।
और हाँ, इसमें एक ये भी है कि देखिए ऑप्शन नंबर सी है ना, घटनोत्तर अनुसंधान, यानी कि एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। तो जब कोई घटना हो जाती है उसके बाद ये रिसर्च किया जाता है, घटनोत्तर, घटना के बाद का अनुसंधान, रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 98 है, अध्ययन का वर्गीकरण किस खोजपूर्ण वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक या भावी सूचक अनुसंधान पर आधारित है? ऑप्शन ए है अनुसंधान के तर्क, ऑप्शन बी है शोध के परिणाम, ऑप्शन सी है अनुसंधान की प्रक्रिया पर, ऑप्शन डी है अनुसंधान के विषय पर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, अनुसंधान के विषय पर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पर। क्वेश्चन नंबर 99 कहता है कि दीर्घकालिक अनुसंधान अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्रॉस अनुभागीय अनुसंधान, बी अनुदिधर्य अनुसंधान, सी अनुसंधान विधि, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका है ऑप्शन बी अनुदिधर्य अनुसंधान। ठीक है, ये बिल्कुल सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 100, अनुदिधर्य और क्रॉस अनुभागीय अनुसंधान के बीच मुख्य अंतर क्या है? ऑप्शन ए है आंकड़ों के संग्रह की आवृत्ति, ऑप्शन बी है प्राथमिक बनाम माध्यमिक, ऑप्शन सी है शोधकर्ताओं की योग्यता, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका है ऑप्शन ए आंकड़ों के संग्रह की आवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 101, 101, अनुसंधान परिकल्पना को परिभाषित करने का एक उपयोगी तरीका है, क्योंकि ऑप्शन ए यह पाठक को प्रभावित करता है, ऑप्शन बी यह परीक्षण योग्य प्रस्ताव के विकास की अनुमति देता है, ऑप्शन सी यह शोध के निष्कर्ष के लिए निर्विवाद प्रमाणों को कायम रखने की अनुमति देता है, ऑप्शन डी है यह उपयुक्त रूप से वैज्ञानिक है। तो हमारा इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, यह परीक्षण योग्य प्रस्ताव के विकास की अनुमति देता है। क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसंधान विधि भारत सरकार द्वारा हर 10 वर्ष के बाद जनगणना के आयोजन में उपयोग होती है? बहुत महत्वपूर्ण है ये भी। पहला है इसमें प्रकरण अध्ययन, प्रकरण होता है टॉपिक, ठीक है ना, टॉपिक। दूसरा है इसका विकासात्मक, तीसरा है सर्वेक्षण, और चौथा है प्रायोगिक। तो इसमें होता है सर्वेक्षण। जनगणना के लिए हमेशा सर्वेक्षण ही होता है। क्वेश्चन नंबर 103 है, एक 9 वर्षीय 7 वर्षीय की तुलना में लंबा है। यह एक उदाहरण है लंबवत अध्ययन का, क्रॉस अनुभागीय अध्ययन का, प्रयोगात्मक अध्ययन का, और प्रकरण अध्ययन का। तो यह है क्रॉस अनुभागीय अध्ययन का। क्वेश्चन नंबर 104, मूलभूत अनुसंधान और अनुप्रयुक्त अनुसंधान के बीच मुख्य अंतर क्या है? ऑप्शन ए मूलभूत प्रक्रिया का, बी न्यायादर्श के आकार का, सी है उपयोगिता का, और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्या, उपयोगिता। क्वेश्चन नंबर 105, एक वास्तविक विश्व प्रयोगशाला बनाने के लिए किस प्रकार की विधि का उपयोग किया जा सकता है? ए सहसंबंधी गुणांक, बी क्षेत्र प्रयोग, सी प्रकरण अध्ययन, और डी यादृच्छिक नियत कार्य। जो यादृच्छिक होता है ना, इसको बोलते हैं रैंडम। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, क्षेत्र प्रयोग, है ना, फील्ड एक्सपेरिमेंट। क्वेश्चन नंबर 106, एक शोध अध्ययन में परीक्षा के प्रदर्शन पर इंटरनेट सर्फिंग के प्रभाव को जानने के विश्लेषण में यह पाया गया कि जैसे ही इंटरनेट सर्फिंग में प्रयुक्त समय बढ़ता है, परीक्षा प्रदर्शन कमतर होता जाता है। यह अध्ययन का एक उदाहरण है। ए प्रयोगात्मक विधि का, बी सहसंबंधी अनुसंधान का, सी है प्रकरण अध्ययन का, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह है सहसंबंधी अनुसंधान का। क्वेश्चन नंबर 107 है, सामाजिक विज्ञान में सिद्धांत और मानव कार्य की व्याख्या की विधि
किसके साथ जुड़ी है? धर्मशास्त्र, हेमेन्यूटिक्स, ऑन्टोलॉजी और उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये है हेमेन्यूटिक्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 108, एक शोधकर्ता के द्वारा लोगों के मूल निवास में सामाजिक व्यवहार का अवलोकन करने के लिए कौन सी अनुसंधान विधि का उपयोग किया जाता है? ए है प्रकरण अध्ययन, बी है प्रयोगात्मक विधि, सी है सहसंबंधी अध्ययन और डी है प्राकृतिक अवलोकन। तो यह है डी, प्राकृतिक अवलोकन। क्वेश्चन नंबर 109, क्वेश्चन नंबर 109 है, दो चरों के अध्ययन के विषय में जब एक चर मूल्य में ऊपर और दूसरा नीचे चला जाता है तो उसे किस रूप में जाना जाता है? सकारात्मक सहसंबंध, कोई सहसंबंध नहीं, नकारात्मक सहसंबंध और अस्थिर सहसंबंध। ये होता है नकारात्मक सहसंबंध। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 110 की। क्वेश्चन नंबर 110, सर्वेक्षण अनुसंधान के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों को किस निश्चित क्रम में लिया जाता है? दोस्तों, ये जो प्रश्न है, इस यूनिट के प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि बहुत इजी हैं ये, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं 100%। पहला है नमूने का चयन करना, दूसरा है निष्कर्ष, तीसरा है तथ्यों का विश्लेषण और तथ्यों का संग्रह। तो हमें इन्हें सीक्वेंस से लगाना है। ये तो पक्का है कि ये चारों के चारों आते हैं, लेकिन सीक्वेंस क्या है? बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप लेते हैं नमूने, है ना। सबसे पहले आप नमूने का चयन करते हैं, उसके बाद आप उसका संग्रहण करते हैं तथ्यों का। ठीक है। फिर आप तथ्यों का विश्लेषण करते हैं और लास्ट में आता है निष्कर्ष। निष्कर्ष होता है ये कि आपने जो काम किया है, आप उस काम में कितना सफल हुए हैं। निष्कर्ष है यही। कुल मिलाकर जो निष्कर्ष है वो मूल्यांकन के समान होता है। मूल्यांकन होता है नंबर से गिनना, है ना, मूल्य का अंकन। और निष्कर्ष है कि जो आपने पूरा काम किया उसका निचोड़ क्या है, आप सफल हुए कि नहीं हुए, आपको मेहनत जो की आपने वो कम थी कि सही थी। तो उसका सीक्वेंस जो है ये रहेगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 111 है, एक शोध समस्या किन परिस्थितियों में संभव है? ऑप्शन ए उपयोगिता और प्रासंगिकता, ऑप्शन बी खोज योग्य है, ऑप्शन सी ज्ञान में कुछ नया जोड़ना और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो ये है उपरोक्त सभी। देखिए, कोई रिसर्च तभी होती है जब उसका कुछ लाभ हो, है ना, वो खोज के योग्य हो और उसे करने से ज्ञान, उसमें जो ज्ञान है उसमें कुछ नया जुड़ जाए। तो उसका ऑप्शन जो है वो डी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 112 पर, जो कह रहा है कि अनुसंधान की दिशा में पहला कदम है एक समस्या का चयन करना, एक समस्या की खोज करना, एक समस्या का पता लगाना और एक समस्या की पहचान करना। तो भाई वैसे तो अगर हम कहते हैं बात, तो अक्सर हम ये बोलते हैं कि समस्या का चयन करना, लेकिन दोस्तों सीधी सीधी बात यह है, आप चयन तभी करोगे जब आपको पता है कि वहाँ एक समस्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, एक समस्या का पता लगाना। पता लगाने के बाद होता है चयन करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 113, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए अनुसंधान में उद्देश्यों को प्रश्न के रूप में स्पष्ट किया जा सकता है, ऑप्शन बी अनुसंधान में उद्देश्यों को कथन के रूप में स्पष्ट किया जा सकता है, ऑप्शन सी शोध के उद्देश्य शोध निबंध के पहले अध्याय में वर्णित होते हैं, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो जो हमारा ऑप्शन बी है बिल्कुल सही है, अनुसंधान में उद्देश्यों को कथन के रूप में स्पष्ट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 114 है, एक अच्छी परिकल्पना से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए अधिकांश ज्ञात तथ्यों के साथ विधि पूर्वक विशिष्ट और सुसंगत होनी चाहिए,
ऑप्शन नंबर बी है ऐसे ढंग से निरूपित कथन जिसका तथ्यों के द्वारा परीक्षण किया जा सके। और अब हम चलते हैं इसके ऑप्शन नंबर सी की तरफ। ऑप्शन नंबर सी है सीमित दायरा और वैशेषिक महत्व नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित में से किसमें उपकल्पना का वर्णन नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए शून्य और प्रश्न रूप में, ऑप्शन बी घोषणात्मक शब्दों में, ऑप्शन सी सामान्य पारिभाषिक शब्दों में, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, सामान्य पारिभाषिक शब्दों में। क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए अनुसंधान के उद्देश्यों को शोध के पहले अध्याय में वर्णित किया जा सकता है। ऑप्शन बी शोधकर्ता में विश्लेषणात्मक क्षमता होनी चाहिए। ऑप्शन सी परिवर्तनशीलता समस्या का स्रोत है। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 117, एक अच्छे अनुसंधान की अनिवार्य शर्तें या तत्व कौन से हैं। ऑप्शन ए अच्छी तरह से तैयार की गई उपकल्पना। ऑप्शन बी एक अच्छा शोध पर्यवेक्षक। ऑप्शन सी है पुस्तकालय में पर्याप्त पुस्तकें। ऑप्शन डी है अच्छी तरह से निरूपित की गई समस्या। तो इसका है ऑप्शन नंबर ए अच्छी तरह से तैयार की गई उपकल्पना। क्वेश्चन नंबर 118, अनुसंधान प्रक्रिया की परिशुद्धता निम्न में किस पर निर्भर करती है। ऑप्शन ए है शोधकर्ता की निष्पक्ष अभिप्रवृत्ति। ऑप्शन बी न्यायादर्श का आकार। ऑप्शन सी प्रयुक्त अनुसंधान विधि और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 119 है, निम्नलिखित में से किसी वैज्ञानिक सामाजिक सर्वेक्षण के पिता के रूप में सम्मानित किया जाता है। ऑप्शन ए बेस्ट, ऑप्शन बी बोथ, ऑप्शन सी डार्विन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ इसका सही होगा ऑप्शन बी बोथ। क्वेश्चन नंबर 120, एक शोध योजना ऑप्शन ए विस्तृत होनी चाहिए। ऑप्शन बी समीक्षा और टिप्पणियों के लिए दूसरों के समक्ष रखी जानी चाहिए। ऑप्शन सी शोध अध्ययन के लिए तर्कशील हो। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 121, निम्नलिखित में से अनुसंधान योग्य समस्याओं के स्रोतों में क्या सम्मिलित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए शिक्षकों का शोधकर्ता के रूप में अपना अनुभव। ऑप्शन नंबर बी है व्यवहारिक विषय जिनका समाधान चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है सिद्धांत और पूर्व अनुसंधान। ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 122 है, अनुसंधान योजना का परिचय अनुभाग कौन सा है। ऑप्शन ए है पूर्व प्रासंगिक अध्ययन का अवलोकन। ऑप्शन बी है अध्ययन के उद्देश्य का विवरण। ऑप्शन सी है शोध प्रश्नों के निष्कर्षों का विवरण। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो उत्तर है वो है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 123, निम्नलिखित में से कौन सी उपकल्पना होने के लिए मूलभूत आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन ए तथ्यों पर आधारित होना। ऑप्शन बी बोधगम्य होना। ऑप्शन सी प्राकृतिक के ज्ञान का खंडन। ऑप्शन डी परिकल्पना में से निष्कर्ष निकालने की अनुमति। तो इसका है ऑप्शन सी प्रकृति के ज्ञान का खंडन। क्वेश्चन नंबर 124,
अनुसंधान के उद्देश्य को किस रूप में लिखा जा सकता है? ऑप्शन ए केवल प्रश्न के रूप में, ऑप्शन बी केवल विवरण के रूप में, ऑप्शन सी प्रश्न और विवरण दोनों के रूप में, ऑप्शन डी काल्पनिक रूप में। तो ये है ऑप्शन बी केवल विवरण के रूप में। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 125। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता किसी प्रस्ताव को सत्य प्रमाणित करने के लिए नहीं होनी चाहिए? ऑप्शन ए उद्देश्यपूर्ण, ऑप्शन बी विश्वास के साथ तर्कयुक्त हो, ऑप्शन सी है अनुरूपता, ऑप्शन डी परीक्षण योग्य। इसका है ऑप्शन बी, यह विश्वास के साथ तर्कयुक्त हो। क्वेश्चन नंबर 126। विवरण में चरों के बीच कारण और प्रभाव की भविष्यवाणी के संबंध को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए रिक्त उपकल्पना, ऑप्शन बी प्रायोगिक उपकल्पना, ऑप्शन सी स्वतंत्र चर, ऑप्शन डी आश्रित चर। तो यह है प्रायोगिक उपकल्पना। क्वेश्चन नंबर 127। कारण और प्रभाव के संबंधों को विश्वसनीय बनाने के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए प्राकृतिक अवलोकन में संलग्न होना, ऑप्शन बी सकारात्मक संबंध विकसित करना, ऑप्शन सी नियंत्रित प्रयोग का निष्पादन करना, और ऑप्शन डी है नकारात्मक सह संबंध का परीक्षण। इसका है ऑप्शन नंबर सी नियंत्रित प्रयोग का निष्पादन। क्वेश्चन नंबर 128। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए उद्देश्य सुस्पष्ट होने चाहिए, ऑप्शन बी उद्देश्यों को विवरण और प्रश्न पत्र के रूप में लिखा जा सकता है, ऑप्शन सी समस्या के लिए एक और शब्द चर है, और ऑप्शन डी उपरोक्त सब है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए उद्देश्य सुस्पष्ट होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 129। सबसे पहले प्रश्न जो कि एक शोधकर्ता के मन में उसकी समस्या के समाधान के लिए सांख्यिकी तकनीक के प्रयोग में आना स्वाभाविक है। ऑप्शन नंबर इसका ए क्या प्रदत्त को मात्रात्मक रूप दिया जा सकता है? ऑप्शन नंबर बी है क्या उचित सांख्यिकी तकनीक उपलब्ध है, ऑप्शन नंबर सी है क्या आंकड़ों का विश्लेषण संभव है, ऑप्शन नंबर डी है क्या सार्थक निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। तो इसका है ऑप्शन नंबर ए क्या प्रदत्त को मात्रात्मक रूप दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 130 है निम्नलिखित में से कौन से तथ्यों के संग्रहण की विधि है? ऑप्शन ए राय, ऑप्शन बी प्रत्यक्षवाद, ऑप्शन सी प्रकरण अध्ययन, ऑप्शन डी साक्षात्कार। साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू। तो इसका है ऑप्शन नंबर डी। देखिए साक्षात्कार में होता क्या है कि यहाँ पर प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं काफ़ी सारे, और आप उन प्रश्न उत्तर के आधार पर ही आप किसी इंसान की जो विशेषताएं हैं आप उनका पता लगा सकते हो, यानी कि आप जो है डेटा इकट्ठा कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 131 है निम्नलिखित में से प्रदत्त संग्रह की कौन सी ऐसी तकनीक है जिसमें मध्यस्थ समेत कई प्रतिभागी एक विशिष्ट और परिभाषित विषय पर बल देते हैं? समूह में परस्पर विचार विमर्श होता है और अर्थ का संयुक्त निर्माण होता है। ऑप्शन ए है प्रकरण अध्ययन, ऑप्शन बी फोकस समूह, ऑप्शन सी नरवंश विज्ञान, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका है ऑप्शन बी फोकस विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 132। प्रयोगात्मक अनुसंधान में कौन सी प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती? ऑप्शन ए अवलोकन, ऑप्शन बी कार्य साधन और प्रतिकृति, ऑप्शन सी है नियंत्रण, और ऑप्शन डी है संदर्भ संग्रह। तो इसका है ऑप्शन नंबर डी संदर्भ संग्रह। प्रश्न नंबर 133। प्रयोगात्मक अनुसंधान में किस प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती? ऑप्शन ए है अवलोकन,
ऑप्शन बी है कार्य साधन, ऑप्शन सी है नियंत्रण और ऑप्शन डी है सामग्री विश्लेषण। तो इसका है ऑप्शन नंबर डी सामग्री विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 134, निम्नलिखित में से शोधकर्ता कौन सी अध्ययन विधि को शिक्षा के स्तर और उपलब्धि के बीच संबंधों का अनुमान लगाने के लिए प्राथमिकता देता है? ऑप्शन नंबर ए है प्राकृतिक, ऑप्शन नंबर बी है सूची, ऑप्शन नंबर सी है सह संबंधी और ऑप्शन नंबर डी है प्रायोगिक। तो इसका है सह संबंधी, कोरिलेटिव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 135, निम्नलिखित में से कौन सा माप का सरलतम रूप है? ऑप्शन ए है सांकेतिक, ऑप्शन बी है क्रमवार, ऑप्शन सी है अंतराल और ऑप्शन डी है अनुपात। तो इसका है ऑप्शन नंबर ए सांकेतिक। क्वेश्चन नंबर 136, एक संतोषजनक सांख्यिकी मात्रात्मक विधि में निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं होना चाहिए? ऑप्शन ए है औचित्य, ऑप्शन बी मापन, ऑप्शन सी तुलनीयता, ऑप्शन डी लचीलापन। तो ये है लचीलापन, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 137, निम्नलिखित में कौन से स्टीवन के माप के 4 स्तरों का सही क्रम है? ऑप्शन ए क्रमवार, सांकेतिक, अनुपात और अंतराल, ऑप्शन बी सांकेतिक, क्रम सूचक, अंतराल और अनुपात, ऑप्शन सी अंतराल, सांकेतिक, क्रम सूचक और अनुपात और ऑप्शन डी है अनुपात, अंतराल, सांकेतिक और क्रम सूचक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी संकेत, क्रम, अंतराल और अनुपात, है ना। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में भी याद कर सकते हो जैसा आपका मन करता हो। भाई हर किसी की रुचि अलग होती है और हर इंसान का याद करने का तरीका भी अलग होता है, ठीक है ना। क्योंकि कुछ लोग इसको ऐसे भी याद करते हैं संकेत क्रम अंत अनुपात, ठीक है, संकेत क्रम अंत अनुपात। ये है स्टीवन के माप के 4 स्तर, संकेत क्रम अंत अनुपात, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 138 है, कारक विश्लेषण का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन ए 2 चरों के बीच संबंध जानने के लिए, ऑप्शन बी उपकल्पना परीक्षण करने के लिए, ऑप्शन सी 2 चरों के बीच अंतर जानने के लिए और ऑप्शन डी है कई चरों के बीच अंतर जानने के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी भी बिल्कुल सही है, कई चरों के बीच अंतर जानने के लिए। क्वेश्चन नंबर 139 में हमारे पास 2 टेबल दे रखी हैं, पहले में साक्षात्कार है, दूसरे में उसका अर्थ है। संरचित साक्षात्कार, असंरचित साक्षात्कार, केंद्रीय साक्षात्कार और क्लिनिकल साक्षात्कार, ठीक है। सामने ऑप्शन दे रखे हैं, अधिक लचीलापन दृष्टिकोण है, उत्तर दिए जाने वाले प्रश्नों पर ध्यान है, व्यक्तिगत जीवन का अनुभव, पूर्व निर्धारित प्रश्न और अनिर्देशक। तो जो आपका देखिए अनिर्देशक तो वे होते हैं, निर्देशक नहीं होगा इसका, हाँ भाई पूर्व निर्धारित प्रश्न की बात मैं करता हूँ। देखिए जब भी कहीं किसी का इंटरव्यू हो रहा हो ना, तो इंटरव्यू में हमेशा ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो पहले से निर्धारित होते हैं। और इंटरव्यू देने वाले को, जैसे कि आप टीवी देखते हैं, एक शो आता है रजत शर्मा जी का, आपकी अदालत, शायद इंडिया टीवी पर है, शायद वो इंडिया है या एनडी टीवी है, मतलब आता है वो। तो उसमें जो प्रश्न होते हैं जो पूछते हैं ना उस कोर्ट में, वो प्रश्न जो उत्तर देता है उसको पहले से पता होता है कि ये प्रश्न मुझसे पूछे जाएंगे, और इसलिए इसे बोलते हैं कि पूर्व निर्धारित प्रश्न। वे आपके सामने कोई नया प्रश्न नहीं पूछते, वो प्रश्न पूछते हैं जो पहले से लिखा हुआ है उनके पास। तो ए का आ गया 4। बी है असंरचित साक्षात्कार, ठीक है। तो जो बी है इसका आएगा, देखो यहाँ हम बात कर रहे हैं असंरचित, है ना, जहाँ कोई संरचना ना हो तो वहाँ पर किसी की भी इच्छा के अनुसार कैसे भी प्रश्न आप पूछ सकते हैं। यानी कि ऐसे प्रश्नों में काफ़ी ज़्यादा लचीलापन होगा, फ्लेक्सिबिलिटी होगी, क्योंकि हमारी इच्छा पर निर्भर करेगा। तो इसका है ऑप्शन नंबर ए अधिक लचीलापन दृष्टिकोण। और है केंद्रित साक्षात्कार की अगर मैं बात करता हूँ, तो केंद्रित साक्षात्कार जो होता है ना, क्योंकि यहाँ पर है केंद्रित, यानी कि पहले से सेंटर्ड है, वो पता है कि इसका उत्तर जो है तो है,
ठीक है। तो इसका उत्तर पहले से आपकी जो परीक्षा होती है, एग्जामिनेशन हॉल में जो प्रश्न पेपर आपको मिलता है ना, वे क्वेश्चन आपके सामने नहीं लिखे होते, वो तो बहुत पहले लिख लिए होते हैं और बहुत पहले से ही वो छप चुका होता है। तो वो सब वही है, उत्तर दिए जाने वाले प्रश्नों पर ध्यान। और रही बात क्लिनिकल की, मैं बात करता हूँ तो भाई क्लिनिकल ये एक मेडिकल टर्म है और क्लिनिकल में हमेशा व्यक्तिगत जीवन का अनुभव होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 140 है, निम्नलिखित में कौन सा सह संबंधी मूल्य सबसे सुदृढ़ है? इसका उत्तर सही है भाई, -1.00। क्वेश्चन नंबर 141 है, बुद्धिमत्ता परीक्षण स्कोर और ग्रेड के बीच में कैसा संबंध होता है? यह है सकारात्मक, नकारात्मक, बिल्कुल सही और या कोई संबंध नहीं, तो इसका उत्तर है सकारात्मक। क्वेश्चन नंबर 142, निम्नलिखित में कौन से आंकड़े कार्ल पेयरसन के सहसंबंध गुणांक के उच्चतम मूल्य को प्रतिबिंबित करते हैं? इसका भी है भाई उत्तर, सीधी सीधी बात है, -0.92। क्वेश्चन नंबर 143 है, निम्नलिखित में से किस गुण को मापने के लिए लिकर्ट द्वारा विकसित प्रारूप का व्यापक उपयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है? यह है मनोवृत्ति, व्यक्तित्व, मनोबल। तो ये होता है मनोवृत्ति। दोस्तों आज के लिए बहरहाल इतना ही। बहुत जल्द आपके सामने मैं एक नई वीडियो लेकर आऊँगा। और हाँ, एक बात और भी है, अगर आपको लग रहा है कि प्रश्न है भाई, क्योंकि मेरी जो प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट में मैंने कोई लेक्चर नहीं लिया, लेकिन मैंने आपसे शुरुआत में कहा था जब मेरी पहली क्लास थी इसकी, कि अभी के समय में मैं आपको केवल क्विक रिवीजन की बात कर रहा हूँ। मैं ये जो पेपर है, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये मैंने खुद कॉपी कर रखा है सारा। लेकिन आपके एग्ज़ाम के बाद जब मैं करवाऊँगा तो मैं पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन करवाऊँगा, क्योंकि जो मज़ा थ्योरी में है PYQ में वो मज़ा नहीं है। PYQ आपकी बुद्धि को सीमित रखता है उस क्वेश्चन तक ही, लेकिन थ्योरेटिकल पोर्शन जो होता है वो उसको शुरुआत से लेकर लास्ट तक लेकर चलता है। तो इससे निपट जाएं और फिर हम आपको आपकी जो थ्योरी है उसको अच्छी तरह से समझा देंगे। बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।